ये तीनों अपने स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहन लेते हैं और स्कूल की नर्स इनसे पूछती है कि ये नंगे क्यों थे, क्या कोई उन्हें बुली कर रहा था और उसने इन्हें कपड़े उतारने को बोला होगा। ये तीनों मना करते हैं तो नर्स कहती है कि इन्हें उससे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे खुद बुलिंग से बहुत नफरत है। तभी यहाँ एक स्टाफ मेंबर आ जाता है और नर्स से कहता है कि उसके लिए टीचर्स ऑफिस से कॉल आ रहा है, जिस पर नर्स उसके टकले पर हाथ मारती है और बोलती है कि कितनी बार कहा है बिना नॉक किए दरवाजा मत खोला करो। वो उस आदमी को पनिश करने लगती है और यहाँ से चली जाती है। मोमो अब चिल्लाने लगती है कि अब वो क्या करे, लोगों ने उन्हें कितनी बुरी हालत में देखा है। वहीं आयरा रोते हुए कहती है कि अब उसकी पॉपुलैरिटी और इनोसेंट इमेज का क्या होगा। मोमो उन एलियंस को कोसने लगती है कि वो उनके पीछे क्यों पड़े हैं। तब ओकारून कहता है कि इस बार तो वो मेरे लिए आए थे और उन्हें टर्बो ग्रैनी की पावर्स चाहिए थी। मोमो अब आयरा से पूछती है कि वो एक्रोबेटिक सिल्की की पावर कैसे यूज कर रही थी। आयरा बताती है कि लड़ाई के दौरान ही उसकी पावर्स जाग गई थी। आखिर वो ऊपर वाले की चुनी हुई घातक हसीना जो है। मोमो समझ जाती है कि एक्रोबेटिक सिल्की ने अपना ऑरा आयरा को दिया था तो उसे उसकी पावर्स भी मिल गई होंगी। अब ये सुन ओकारून बोलता है कि फिर तो एलियंस आयरा को भी अपना टारगेट बनाएंगे। जो सुन आयरा शर्माने लगती है ओकारून को उसकी कितनी चिंता है। ओकारून आगे बोलता है कि ये लोग उन एलियंस से इसीलिए बच गए क्योंकि इनके पास भूतों यानी योकाई की पावर्स है, लेकिन जब तक इनके पास ये पावर्स है एलियंस इन पे हमला करते ही रहेंगे। मोमो कहती है कि अगर उन्हें भूतों की ही पावर्स चाहिए तो ये सीधा भूतों पर ही हमला क्यों नहीं करते। ये सुन ओकारून सब समझ जाता है। एलियंस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अब तक अर्थ पर कब्जा नहीं किया है और ओकारून हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है, पर अब उसे समझ आया क्योंकि अर्थ पे खतरनाक भूत प्रेत रहते हैं। इसीलिए सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भूत प्रेत के किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो ये भूत प्रेत ही दुनिया को एलियंस के हमले से बचा रहे हैं। इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एलियंस योकाई को हरा नहीं सकते, इसीलिए वो ओकारून जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो इन पर रिसर्च कर सकें और ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकें जिससे वो योकाई के खिलाफ जीत हासिल कर पाएं। और ओकारून को तो ये भी लगता है कि उसकी दूसरी गोल्डन बॉल एलियंस ने ही उठा ली होगी। ओकारून की बातें मोमो और आयरा दोनों के सिर के ऊपर से चली जाती हैं और उन्हें अब भी इस बात की चिंता थी कि वो स्कूल वालों को क्या बताएंगे और वो कुछ भी बोले कोई उनका यकीन नहीं करेगा। आयरा अब कहती है कि वो सारा इल्जाम मोमो पर लगा देगी कि उसी ने कपड़े उतारने पर मजबूर किया था। वो ओकारून को भी यही बहाना मारने को बोलती है। मोमो को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो इस इल्जाम को अपने सिर लेने के लिए मान जाती है। तभी यहाँ आयरा की दो सहेलियाँ आ जाती है। उन्हें भी लग रहा था कि मोमो ने ही कुछ किया होगा और वो आयरा को यहाँ से ले जाती है। खैर मोमो अब ओकारून से पूछती है कि वो और आयरा लंच टाइम में क्या कर रहे थे और ओकारून उसे सब कुछ बता देता है कि आयरा उसे किस करने की कोशिश कर रही थी और फिर वो दोनों नीचे गिर गए और उसी टाइम मोमो ने उन दोनों को देख लिया। मोमो पूछती है कि आखिर वो वहाँ कर क्या रहा था, जिस पर ओकारून बोलता है कि वो वर्कआउट कर रहा था और पुशअप्स मार रहा था क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। मोमो पूछती है कि ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी। ओकारून को लग रहा था कि अगर वो बिना मोमो को बताए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मोमो की नजर में कूल लगेगा। मोमो अब उसका मजाक उड़ाने लगती है और पूछती है कि वो उसकी नजर में कूल क्यों बनना चाह रहा था। ओकारून बोलता है क्योंकि मैं एक मर्द हूँ और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल पाता और यहाँ से जाने लगता है। वो ये भी कहता है कि वो मोमो पर इल्जाम डाल के उसे विलन नहीं बनाएगा। अब मोमो ओकारून को आवाज देकर रोकती है। वो उससे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन तभी मोमो की दोनों सहेलियां यहाँ आ जाती हैं। वो कहती है कि मोमो अचानक ही उनकी क्लास से गायब हो गई थी और वो भी पूछने लगती है कि ये लोग नंगे क्यों थे। मोमो कहती है कि अगर वो उन्हें बताएगी तो भी उन्हें समझ नहीं आएगा। अब उसकी सहेली कहती है कि उसे सब समझ आ गया है। क्लास डी में आयरा नाम की लड़की है और वो नंगी थी। इसका मतलब है कि मोमो, आयरा और ओकारून के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा है और दोनों लड़कियां ओकारून का दिल जीतने के लिए आपस में लड़ रही थी। इसलिए मोमो उस श्रिम्प को इतने गौर से देख रही थी ताकि वो उसकी तरह पंच करना सीख जाए और लड़ाई में आयरा को हरा दे। इसकी अकल देख के तो लाइट यागामी भी शर्मा जाएगा। खैर दूसरी तरफ आयरा को उसकी क्लास वालों ने घेर रखा था और वो सब उसे बेचारी समझ रहे थे। आयरा कहती है कि वो उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती और वो मन में सोचती है कि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी काम आई कि कोई उसके बारे में गलत सोच ही नहीं रहा। पर तभी उसके क्लासमेट्स बात करने लगते हैं कि ये सब उस लड़की मोमो ने किया होगा। वो जरूर आयरा की खूबसूरती से जलती होगी। हम मोमो से बदला जरूर लेंगे और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें मोमो के बारे में और भी गंदे र्यूमर्स फैलाने चाहिए ताकि उसे सबक मिले। अब मोमो के खिलाफ ये सब सुन आयरा को अच्छा नहीं लगता और वो सच बता देती है कि मोमो के लिए वो झूठा र्यूमर उसी ने फैलाया था तो वो लोग मोमो के बारे में गलत बातें ना करें। ये सुन सब शॉक हो जाते हैं और आयरा क्लास के बाहर चली जाती है। आयरा बाहर जाकर
अपना सिर पीटने लगती है क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपनी पॉपुलैरिटी खत्म कर दी। तभी मोमो यहाँ आ जाती है और आयरा को ऐसा अकेले बैठा देख वो समझ जाती है कि उसने मोमो के खिलाफ कुछ नहीं बोला होगा। अब अचानक ही इनके सामने वो क्रैब एलियन आ जाता है। उसमें से ढेर सारा व्हाइट लिक्विड गिर रहा था। वो कहता है कि मैं इस तरह घर नहीं जा सकता, मुझे अपनी फैमिली को पालने के लिए पैसे कमाने हैं। आयरा तुरंत अपने एक्रोबैटिक सिल्की वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मोमो भी उससे लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो क्रैब इन पर अटैक करने से पहले ही इनके सामने बेहोश होकर गिर जाता है और वो चिकीचिता का नाम लेता है। असल में चिकीचिता इस क्रैब का बेटा है। वो अपने बेटे को सॉरी बोलता है और अचानक ही उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके शरीर पर किसी ने पट्टी बांध दी थी। ये क्रैब असल में मोमो के घर पे था। मोमो अपनी दादी से कहती है कि ये देखो, ये एक एलियन है, लेकिन सेइको अब भी यकीन नहीं करती और बोलती है कि ये तो कोई समुद्री मॉन्स्टर लग रहा है, ये एलियन जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ओकारुन उसे समझाता है कि कुछ थ्योरीज की माने तो कप्पा यानी समुद्री मॉन्स्टर भी एलियन ही होते हैं। वो क्रैब अब इनकी बातें सुन खड़ा होता है और मोमो उससे कहती है कि लड़ने की कोशिश भी मत करना, मेरी दादी अब हमारे साथ है। वो क्रैब देखता है कि उसके बिस्तर पे कुछ खाने को भी रखा हुआ था। मोमो कहती है कि उन्हें पता नहीं कि एलियंस क्या खाते हैं, इसलिए उसने थोड़ी करी बनाई है। ये सब देखकर वो एलियन रोने लगता है और कहता है कि मेरा इतना अच्छा ख्याल आज तक किसी ने नहीं रखा, मैं अब कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। इतना कहकर वो उस करी को खाने लगता है। इसके बाद वो और भी खाना ठूसने लगता है तो सेइको उसे लात मार देती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट डिश खत्म कर रहा था। वहीं टर्बो ग्रैनी ओकारुन को लात मारती है और आयरा और मोमो भी खाने के लिए लड़ रही थी। काफी देर तक लड़ने के बाद ये लोग खाना खत्म करते हैं और फिर क्रैब बताता है कि मेरा बेटा बीमार है, वो जब भी बाथरूम जाता है तो उसका ढेर सारा खून बहता है और हर दिन उसे नया खून चढ़ाना पड़ता है वरना वो मर जाएगा। क्रैब की पत्नी को भी यही बीमारी थी और वो पहले ही मर गई थी और अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत है। मेरे प्लेनेट पर जंग छिड़ी हुई है, इसीलिए मैं पैसे कमाने के लिए बाहर निकल गया था। उनका शरीर बहुत मजबूत होता है, इसीलिए उन्हें बॉडीगार्ड टाइप का काम ही मिलता है, लेकिन ये क्रैब बहुत कमजोर है, इसीलिए इसे कोई काम नहीं मिला। इसीलिए उसे गैर कानूनी काम करने पड़ते हैं जिनमें बहुत खतरा होता है। क्रैब अब रोने लगता है। ये सुन ओकारुन बोलता है कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर उसके बेटे की मदद होती है तो ओकारुन अपना केला देने को तैयार है, जिसे बेचकर क्रैब को पैसे मिल जाएंगे। ये सुन मोमो कहती है कि उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए, ढेर सारा पैसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि उसके बेटे को हर रोज ब्लड चाहिए। ओकारुन कहता है कि वो मुसीबत में है और वो बस उसकी मदद करना चाहता है। अब इन तीनों में बहस होने लगती है। क्रैब बोलता है कि मोमो सही कह रही है, मुझे कोई प्रॉपर जॉब ढूंढनी चाहिए। ओकारुन ने उसके लिए इतना सोचा यही काफी है, लेकिन मैं अब तुम लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना बोलकर क्रैब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेइको उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम्हारे ब्लड से बदबू आ रही है। असल में क्रैब के अंदर से जो व्हाइट लिक्विड निकल रहा था वो ही उसका ब्लड है और सेइको को इसकी बदबू जानी पहचानी लग रही थी। वो अब क्रैब को एक ग्लास दूध देती है, जिसे पीकर वो क्रैब चिल्लाने लगता है कि ये चीज तो बिल्कुल उसके ब्लड जैसी है। सेइको कहती है कि क्रैब की पट्टियों में से दूध की बदबू आ रही थी, जिससे वो समझ गई थी कि इस एलियन का ब्लड और कुछ नहीं बल्कि काऊ का मिल्क है और देखा जाए तो काऊ का मिल्क भी उसके ब्लड से ही बनता है। मोमो कहती है कि फिर तो क्रैब को अपने साथ ढेर सारा दूध ले जाना चाहिए जिसे वो रोज अपने बेटे को चढ़ा सके, लेकिन ये दूध इंसानों के लिए फिल्टर किया हुआ था। तो सेइको कहती है कि वो अपने साथ एक काऊ लेके जाए जिससे उसे रोज ताजा दूध मिलता रहेगा। ये सुन क्रैब खुशी से रोने लगता है। सेइको अब एक डेयरी फार्मर से काऊ खरीद कर क्रैब को दे देती है और वो अपने यूएफओ में उस काऊ को उड़ाकर बैठा लेता है। क्रैब इनका शुक्रिया करता है और बोलता है कि वो इनका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा और इन्हें कभी भी उसकी मदद चाहिए हो तो वो जरूर आएगा। इसके बाद वो अपना यूएफओ लेकर उड़ जाता है। मोमो सेइको से कहती है कि अब तो वो एलियंस पर यकीन करती है ना, जिस पर सेइको बोलती है कि वो एलियन थोड़ी ना था, बस समुद्री मॉन्स्टर था। इसके बाद मोमो, आयरा और ओकारुन सेइको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके लिए नई यूनिफॉर्म खरीद दे क्योंकि लड़ाई में उनकी यूनिफॉर्म फिर से फट गई है। अब इन स्टूडेंट्स के पास तो पैसे होंगे नहीं तो इन्हें बड़ों के सामने ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। सेइको कहती है कि वो आयरा और ओकारुन के लिए यूनिफॉर्म खरीद देगी, लेकिन अगर मोमो को भी यूनिफॉर्म चाहिए तो उसे पहले हिरोशी आबे की एक्टिंग करके दिखानी होगी, जो कि जापान का एक एक्टर है। मोमो को अब अपनी मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है और आयरा उस पर बहुत हंसती है। तभी इनके घर की घंटी बजती है और मोमो ऐसे ही दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर जीजी नाम का एक लड़का था, जिसे देख मोमो शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ओकारुन पूछता है कि वो लड़का कौन है, जिस पर सेइको बताती है कि मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड और उसका पहला प्यार भी। जो सुन